हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर ऑन इमोशनल डेवलपमेंट। और ये दो पार्ट की सीरीज़ का पहला पार्ट है। पहले पार्ट में जो चीज़ें हम कवर करेंगे यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे पहले पार्ट के क्या हैं, कि इमोशंस क्या हैं और इमोशन क्या फंक्शंस को पूरा करते हैं ये जानना, और इमोशंस कैसे डेवलप होते हैं यानी कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है, एक्सप्रेशन कैसे डेवलप होता है इमोशंस का, इमोशन रेगुलेशन कैसे डेवलप होती है फ्रॉम इन्फेंसी टू मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस तक। टेम्परामेंट क्या होता है और टेम्परामेंट को क्लासिफाई कैसे करते हैं, नेचर और नर्चर का क्या रोल है टेम्परामेंट की डेवलपमेंट के अंदर, और गुडनेस ऑफ फिट मॉडल ऑफ पेरेंटिंग क्या है। तो इमोशंस क्या है आपके ख्याल में? इमोशन एक कॉम्प्लेक्स, जिसको आप आम अल्फाज में समझने के लिए देखेंगे, फीलिंग्स को हम इमोशंस कहते हैं। फीलिंग्स क्या है, आपकी कॉमन फीलिंग्स क्या होती हैं? जैसे कि आप हैप्पी फील करते हो, सैड फील करते हो, एंग्री फील करते हो, इरिटेबल फील करते हो, डिसगस्टेड फील करते हो। ये सारी फीलिंग स्टेट्स हैं आपकी। अब फीलिंग स्टेट क्या होती हैं? जिसमें आपका कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हार्ट बीट तेज़ हो जाना, या ब्लड प्रेशर हाई हो जाना या लो हो जाना, ये एक फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट है इमोशंस का। एक इमोशंस का कंपोनेंट होता है थॉट लेवल पे। थॉट जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहती है कि आपकी थॉट्स आपकी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करती हो। तो जब आप इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो तो साथ में एसोसिएटेड कोई ना कोई थॉट भी आपके माइंड पे चल रहा होता है। वो थॉट या तो इमोशन को लीड कर रहा होता है, या इमोशंस की वजह से वो थॉट जनरेट हो रहा होता है। तो पता ये चलता है कि इमोशंस का दोनों कंपोनेंट है, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट भी है और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी है। और इमोशंस आप तब फील करते हो जब आप किसी चीज़ के बारे में कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हो, कोई चीज़ आपको मैटर करती है, तब आप इमोशंस फील करते हो। अब चाइल्ड डेवलपमेंट में इमोशंस का क्या रोल है? पहले ये समझा जाता था कि इमोशंस का कोई रोल नहीं है चाइल्ड डेवलपमेंट में, इसलिए निगलेक्ट किया जाता था चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर इमोशन को। सिर्फ इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता था। लेकिन पता ये चलता है कि इमोशंस का हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पूरी वेल बीइंग हमारी डिपेंड करती है इमोशंस के ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर कोई पर्सन कॉन्स्टेंटली इरिटेबल है, एंग्री है, सैड है, तो वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। जब नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा तो लोग भी उससे विड्रॉ होंगे, इरिटेटेड होंगे। तो इन रिस्पॉन्स उस पर्सन का लाइफ स्टाइल या वेल बीइंग अफेक्ट होगी नेगेटिवली। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इमोशंस की भी प्रॉपर स्टडी की जाए ताकि वेल बीइंग को इम्प्रूव किया जा सके। अब देख लेते हैं कि टेक्निकली क्या डेफिनेशन है इमोशन की। तो इमोशन इज अ कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ फीलिंग दैट रिजल्ट्स इन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट इन्फ्लुएंस थॉट एंड बिहेवियर, जैसे कि हमने डिस्कस किया। मिसाल के तौर पे जब आप हैप्पी फील करते हो तो अप्रोच करते हो लोगों को, तो आपके हैप्पीनेस के इमोशन ने आपके बिहेवियर को यानी कि अप्रोच को इन्फ्लुएंस किया। आप सैड फील करते हो तो पैसिवली विड्रॉ हो जाते हो। तो फेयर जब आप करते हो तो आप एक्टिवली मूव अवे हो जाते हो। एंग्री जब आप फील करते हो तो अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने का ये सिग्नल होता है। तो पता ये चलता है कि इमोशंस का थॉट्स के साथ और बिहेवियर के साथ कनेक्शन है। हमारा एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि फंक्शंस ऑफ इमोशंस क्या है, क्यों इंसानों के अंदर इमोशंस डेवलप हुए। तो बेसिकली दो तरह के फंक्शंस हैं, कुछ सेल्फ से रिलेटेड हैं और कुछ रिलेशनल हैं, आपस के ताल्लुकात से रिलेटेड। सेल्फ से रिलेटेड क्या है? जैसे कि इन इमोशंस जो हैं आपके बिहेवियर को एनर्जाइज करते हैं ताकि आप गोल को कोई ना कोई अचीव करो। मिसाल के तौर पे जब आप लव किसी की तरफ फील करते हो तो आपके बिहेवियर को किस तरह से एनर्जाइज करते हैं? आप प्रोटेक्शन के रोल में चले जाते हो कि उसको प्रोटेक्ट करो। फिर आप जिस चीज़ को या जिस ऑब्जेक्ट को या जिस पर्सन को लव करते हो, या अगर आप हेट फील करते हो तो वो हेट आपके बिहेवियर को एनर्जाइज करता है कि आप उसको किस तरह से डील करो या किस तरह से अवॉइड करो। तो इमोशन बिहेवियर को एनर्जाइज करते हैं, एक तरह से सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है आसान अल्फाज में, कि इमोशंस आपके बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं कि आप कुछ ना कुछ एक्शन लो किसी भी इवेंट के बारे में। और दूसरा कंपोनेंट जैसे कि मैंने कहा था कि रिलेशनल होता है।
Emotions serve the important functions of signaling to others how one feels, regulating one's own behavior, आप रिलेशनशिप को स्मूथ रखने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कि आप किस तरह से फील करते हो किसी पर्सन के बारे में, अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करना। तो कम्युनिकेशन एक रोल है आपके इमोशन का, ताकि कम्युनिकेट करो आप अपनी फीलिंग को, ताकि आपके रिलेशनशिप स्मूथ चलती चली जाए। लिंक विद एन इंडिविजुअल्स गोल्स, जैसे मैंने कहा था कि कुछ पर्सनल सेल्फ वर्थ से, सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। वो किस तरह से कि एक्सपीरियंसेस हैप्पीनेस टू ओवरकम एन ऑब्स्टिकल, सैडनेस व्हेन ही शी कैन। जब पर्सन कोई ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करता है तो प्राइड, एक हैप्पीनेस फील करता है, या जब नहीं कर पाता तो सैड फील करता है, या ऑब्स्टिकल्स उसको लगता है कि ज़्यादा ओवरवेलम कर रही हैं तो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। तो इन तमाम के नतीजे में कुछ ना कुछ इंसान गोल से या तो करीब हो जाता है या गोल से दूर हो जाता है। तो पता ये चलता है कि इमोशन आपके गोल्स को अचीव करने में भी आपकी हेल्प करते हैं। कंट्रीब्यूट टू द इमर्जेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, जब आप इमोशंस फील करते हो, मिसाल के तौर पे जब आप प्राइड फील करते हो, कोई शख्स आपको, मिसाल के तौर पे अगर बच्चों की बात करें तो अगर बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं, पेरेंट उनको शाबाश करते हैं, प्राइड फील करते हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होती है। उनको पता चलता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं और हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई नेगेटिव इमोशन फील कराया जाता है बच्चों को, जैसे शेम या गिल्ट या रिग्रेट फील कराया जाता है, तब भी सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होती है, और लेकिन नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। इसके अलावा एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की जो हम पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जो ट्रेड्स अडाप्टिव होते हैं, जिन ट्रेड्स ने इंसानों को सरवाइव करने में हेल्प किया होता है, वो उनके अंदर नस्ल बाय नस्ल ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं। जिस तरह से बायोलॉजिकल ट्रेड्स सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, इसी तरह से कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेड्स भी, इमोशंस भी सर्वाइवल में हेल्प किए थे उन्होंने हमारे एंसेस्टर्स को आज से लाखों साल पहले, इसलिए वो नस्ल दर नस्ल हमारे अंदर मुंतकिल होते चले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे एंगर का इमोशन इसलिए इवॉल्व हुआ कि एंगर जब होता था तो लोग जो थे अपने एनिमीज से फाइट करने के लिए उनको मोटिवेट करता था, तो फाइट करते थे एनिमीज से, या जानवरों से बचते थे, तो उनकी सर्वाइवल मुमकिन होती थी। इसी तरह से लव का इमोशन इसलिए इवॉल्व हुआ कि जब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, केयर करते थे, गैदर होते थे, तो उनकी सर्वाइवल इस तरह से पॉसिबल हुई कि यूनिटी के साथ वो रहते थे। तो इन इमोशंस ने पर्पस एक प्ले किया अपना हमारी इंसानों की सर्वाइवल के अंदर, इसलिए इमोशंस इवॉल्व हुए, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ये कहता है। अब इस पॉइंट से हम बात करेंगे कि इमोशंस डेवलप किस तरह से होते हैं, इन्फेंसी से लेके, अर्ली चाइल्डहुड से लेके, मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड से लेके एडोलेसेंस तक इमोशंस डेवलप किस तरह से होते हैं, जिसमें इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल रेगुलेशन और इमोशनल एक्सप्रेशन शामिल हैं। इन्फेंसी, इन्फेंसी के अंदर यानी कि शुरू के फर्स्ट 6 मंथ्स में सिर्फ प्राइमरी इमोशंस इंसानों के अंदर होते हैं। प्राइमरी इमोशंस क्या हैं, जैसे कि सरप्राइज, इंटरेस्ट, जॉय, एंगर, सैडनेस, फेयर एंड डिसगस्ट। ये प्राइमरी इमोशंस हैं और ये जो हैं किसी तरह की लर्निंग रिक्वायर्ड नहीं होती इनके लिए, ये ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होते हैं इंसानों के अंदर। ऑन द अदर हैंड सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस जो होते हैं, जिसमें कि सेल्फ अवेयरनेस का कंपोनेंट जब शामिल हो जाता है आपकी डेवलपमेंट में, तब जाके आना शुरू होते हैं। वो क्या होते हैं, जिसमें जेलेसी शामिल है, एम्पैथी शामिल है, एम्बेरसमेंट शामिल है, प्राइड शामिल है, शेम एंड गिल्ट शामिल है, जो कि फर्स्ट ईयर के बाद से डेवलप होना शुरू होते हैं, यानी 18 मंथ से 24 मंथ के दौरान। अब ये सेल्फ कॉन्शियस क्यों है कि इसमें आपकी सेल्फ अवेयरनेस होना शामिल है, जिसमें कल्चरल एस्पेक्ट भी शामिल है। बहुत सी चीज़ें आप कल्चर से सीखते हो, बहुत सी चीज़ें, बहुत से इमोशंस आप पेरेंट्स की आपकी आपके साथ एक्सपेक्टेशंस के साथ लर्न करना सीखते हो, इसलिए इनको सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस कहा जाता है, जो कि इसीलिए ये बाद में डेवलप होते हैं आपकी डेवलपमेंट के अंदर। इस पिक्चर को देख के बताएं कि ये 6 महीने का बच्चा कौन सा इमोशन फील कर रहा होगा। ये वाला बच्चा, इसकी मदर इसके सामने इस डॉल के साथ खेल रही है, इसके फेस से क्या लग रहा है, ये क्या इमोशन फील कर रहा होगा।
क्या ये जेलिस हो रहा होगा कि इसकी मदर इस बच्चे को अटेंड कर रही हैं, या ये सैड या फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा होगा? अगर आपको लग रहा है कि ये जेलिस फील कर रहा होगा तो रिसर्चर्स आपकी बात से डिसएग्री करते हैं। जैसे कि जेरॉन कैगन नाम का एक रिसर्चर है, वो कहते हैं कि 6 मंथ की एज में ब्रेन के स्ट्रक्चर इतने डेवलप नहीं होते बायोलॉजिकली कि वो कॉम्प्लेक्स इमोशन जैसे कि जेलेसी को फील कर सकें। इसलिए जेलेसी या सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस दूसरे वाले वो बाद में जाके डेवलप होते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। तो उनके मुताबिक ये बच्चा सैड या फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है कि मुझे इस डॉल के साथ खेलना है, ना कि ये कि मदर मेरी इस डॉल के साथ अटेंड कर रही हैं और मुझे इग्नोर कर रही हैं। इमोशंस एंड सोशल रिलेशनशिप्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इमोशंस का एक फंक्शन है रिलेशनल। तो इन्फेंट्स अर्ली कम्युनिकेशन ऑफ इमोशंस अलाउ इमोशनल बॉन्डिंग विद केयर गिवर्स, जैसे कि क्राइंग एंड स्माइलिंग जो है बच्चे के फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन है, तो वो इन चीज़ों के ज़रिए बॉन्डिंग उसकी मदर के साथ इन्फेंट की डेवलप होती है। अब रेसिप्रोकल और सिंक्रोनस किस तरह से हैं ये कि इमोशनल एक्सप्रेशंस आर म्यूचुअली रेगुलेटेड। जैसे कि बच्चा अगर पॉजिटिव इमोशंस शो कर रहा है तो मदर उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, इंटरेस्टेड होगी, बॉन्डिंग उनकी पॉजिटिव डेवलप होगी। अगर बच्चा नेगेटिव इमोशनैलिटी के साथ है, ज़्यादातर इरिटेबल रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, तो मदर भी उससे इरिटेटेड होगी और उससे चिड़चिड़ी होगी। तो डिपेंड करता है कि बच्चे की इमोशनैलिटी कैसी है उनकी मदर और इन्फेंट की बॉन्डिंग के अंदर। बाज़ औक़ात जो है सेंसिटिव या रिस्पॉन्सिव पेरेंट्स जो होते हैं, बच्चे की इमोशनैलिटी चाहे नेगेटिव ही क्यों ना हो उसको वो सूद कर देते हैं उसको, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि टेम्परामेंट का क्या इन्फ्लुएंस होता है इमोशनैलिटी के ऊपर और अटैचमेंट के ऊपर। तो सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिव पेरेंट्स जो होते हैं, बच्चे की चाहे नेगेटिव इमोशनैलिटी के साथ ही क्यों ना हो वो उसके असर को कम कर देते हैं ताकि बच्चा जो है पॉजिटिव इमोशनैलिटी डेवलप कर ले। बच्चों के रोने की बेशुमार वजूहात होती हैं जिसको के पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा जो अभी रो रहा है उसकी क्या रीजंस हैं। आमतौर पे बेसिकली 3 तरह की क्राइज होती हैं। हंगर क्राई, बच्चा जब भूखा होता है तब रोता है। और पेन क्राई, जब बच्चा पेन फील कर रहा होता है तब रोता है। एंगर क्राई, बच्चा जब एंग्री होता है तब रोता है। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी क्राई क्या सिग्नल कर रही है? इसके लिए आपको जाके थोड़ा सा स्टडी करना होगा इस लिंक पे। इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह की क्राइज का क्या क्या मतलब होता है। क्राइज की तरह से स्माइल्स की भी कुछ टाइप्स हैं, जिसमें रिफ्लेक्सिव स्माइल है जो कि किसी की प्रेजेंस में नहीं होती, खुद से बच्चा स्माइल करता है। मिसाल के तौर पे सिर्फ उसके रिफ्लेक्सेस शामिल होते हैं उस स्माइल में, जो कि फर्स्ट मंथ से ही प्रेजेंट होता है। और ज़्यादातर ये स्माइल बच्चा जब सो रहा होता है तब नज़र आती है। जैसे कि ये, अब बच्चा सो रहा होता है तो वो क्यों स्माइल कर रहा होता है, उसकी क्या रीज़न है? जैसे आमतौर पे हमारे कल्चरली तो ये कुछ इस तरह के मिथ्स हैं कि कोई बच्चा या तो ख्वाब देख रहा है इसलिए हंस रहा है, किसी फरिश्तों के साथ खेल रहा है इसलिए हंस रहा है। अब क्या बच्चा ख्वाब देख सकता है? ये भी एक सवाल है। क्या बच्चे का ब्रेन इतना डेवलप होता है कि ख्वाब, ड्रीम जैसी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को वो व्यू कर सकता है, उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, उसके नतीजे में स्माइल कर सकता है? तो क्या ये पॉसिबल है कॉग्निटिवली? आपने अब तक जितनी साइकोलॉजी पढ़ी है चाइल्ड डेवलपमेंट में, आपको क्या लगता है इसके बारे में कि क्या इतनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुकी होती है इसकी अर्ली मंथ के अंदर, या कुछ और रीज़न है रिफ्लेक्सिव स्माइल के? बच्चे की चीख पे हाथ लगाएं तो वो रिफ्लेक्सिव स्माइल देता है, तो क्या इसको वो इंटरप्रेट करता है या सिर्फ उसके मसल्स मूव करते हैं ऑटोमेटिकली? ये सवाल है जो कि आप सोचेंगे कि क्या वजह हो सकती है। दूसरी सोशल स्माइल डेवलप होती है 4 से 6 वीक्स के दरमियान, जिसमें बच्चे को किसी की प्रेजेंस के अंदर स्माइल करता है, जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में हो रहा है। अब थर्ड जो है डुशीन स्माइल, जो कि फुल ब्लोन स्माइल होती है। ये डेवलप होती है 6 महीने के बाद। डुशीन स्माइल जिसमें बच्चा फुल ब्लोन, जिसमें आंखें भी उसकी सुकड़ रही होती हैं, मुंह खुल रहा होता है, ये स्माइल डेवलप होती है 6 से 8 मंथ्स के दरमियान।
एंटिसिपेटरी स्माइल 8 से 10 मंथ के दरमियान डेवलप होती है, जब बच्चे की जॉइंट अटेंशन की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है। तो वो बच्चा एक ऑब्जेक्ट को देख के स्माइल कर रहा होता है, फिर वो दूसरे को पर्सन को फॉलो कर रहा होता है कि दूसरा पर्सन भी उसकी तरफ देखे और स्माइल करे। फेयर जो है 6 मंथ के अंदर इमर्ज होता है और सबसे ज़्यादा शदीद 18 मंथ के अंदर जाके होता है। और जो अब्यूज और निगलेक्टेड इन्फेंट्स होते हैं उनमें 3 मंथ्स में ही फेयर जो है इमर्ज होना शुरू हो जाता है। और इन्फेंट फेयर जो है लिंक्ड है गिल्ट के साथ, एम्पैथी के साथ और लो अग्रेशन के साथ 6 से 7 साल की उम्र में। मिसाल के तौर पे अगर कोई इन्फेंट जो है फेयरफुल है तो जब वो 6 से 7 साल का होगा तो उसके अंदर गिल्ट ज़्यादा होगा, एम्पैथी ज़्यादा होगी और अग्रेशन कम होगी। एक और चीज़ स्ट्रेंजर एंजाइटी, जिसमें बच्चा स्ट्रेंजर से डरना शुरू करता है, वो 6 मंथ में इमर्ज होता है और 9 मंथ में जाके वो शदीद होता है। सेपरेशन एंजाइटी, जिसके अंदर बच्चा जो है अपने प्राइमरी केयर गिवर से जब सेपरेट होने का वक्त होता है तो वो फेयर से रिएक्ट करता है, एंजाइटी से रिएक्ट करता है। ये इमर्ज होती है 13 to 15 मंथ के दरमियान और इसमें क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे इस स्टडी के अंदर 4 कल्चर्स को स्टडी किया गया जिसमें कि हर कलर से डिफरेंट कल्चर को डिपिक्ट किया गया है। रेड्स से इंडियंस को, इसराइली को ब्लू से, और एंटीगन को ग्रीन से, और अफ्रीकन बुशमैन को डार्क ब्लू से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे वाले एक्स एक्सिस के ऊपर मंथ्स हैं और वाई एक्सिस के ऊपर कितने परसेंट बच्चे फेयर कर रहे हैं स्ट्रेंजर से। देखें सबके दरमियान 13 से 15 मंथ के दरमियान सबकी पीक आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्सल है एक तरह से। 13 से 15 मंथ के अंदर सेपरेशन एंजाइटी पीक पे होना। लेकिन जो डिफरेंसेस हैं वो ये कि कुछ कल्चर्स के बच्चे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन, इसराइली बच्चे, सिर्फ 60% बच्चों के अंदर सेपरेशन एंजाइटी है। इसके कंपैरिजन में जो डार्क ब्लू है जैसे अफ्रीकन बुशमैन, इसमें 100% बच्चे जो है सेपरेशन एंजाइटी का शिकार हैं। तो इसमें किस तरह से कल्चर का इन्फ्लुएंस होता है सेपरेशन एंजाइटी में, उसके कल्चर्स को स्टडी करके पता चलेगा कि क्या किस तरह की अटैचमेंट होती है वहाँ पे, कि कुछ बच्चे सेपरेशन एंजाइटी का ज़्यादा शिकार हैं, कुछ बच्चे कम शिकार हैं। शुरू में तो बच्चे डिपेंडेंट होते हैं अपने केयर गिवर्स पे कि वही आके उनको संभालेंगे, वही उनका रोने को अटेंड करेंगे ताकि वो सूद सूद हो जाएं, बच्चे रिलैक्स फील करें। लेकिन बाद में जाके आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे खुद ही एबिलिटी डेवलप करते हैं अपने आप को इमोशनली काम करने की, अपने इमोशनल रिएक्शन को कम करने की, उसकी इंटेंसिटी को कम करने की और उसकी ड्यूरेशन को कम करने की। और वो किस तरह से डेवलप होती है, बच्चे के अंदर जब अटेंशन को डाइवर्ट करने की एबिलिटी डेवलप होती है, वो एक चीज़ हेल्प करती है उनको इमोशनल इमोशनल एक्सप्रेशंस को अपने काम डाउन करने की। इसके अलावा लैंग्वेज एक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनकी इमोशनल एक्सप्रेशन को काम करने के लिए। जब बच्चा शुरू में तो बोल नहीं सकता, सिर्फ रोता है, खुद ही उसके पेरेंट्स को समझना पड़ता है, लेकिन जब बच्चा लैंग्वेज सीख लेता है तो वो कम्युनिकेट ईजिली कर पाता है, उससे उसका इमोशनल एक्सप्रेशन जो है, नेगेटिव इमोशनल एक्सप्रेशन उससे कंट्रोल में होता है। अब सवाल यह है कि बच्चे को क्या फ़ौरन से उसको सूद कर दें, बच्चा रो रहा होता है तो उसको फ़ौरन से सूद कर दें या वेट करें? आपका क्या ख्याल है इसके अंदर? क्या फ़ौरन से सूद करना चाहिए उसको? अगर फ़ौरन से सूद करें तो क्या वो टेंट्रम्स जो हैं वो उसका पॉजिटिव रीइंफोर्स तो नहीं कर दोगे आप, या उसको क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? इसमें रिसर्चर्स ये कहते हैं कि नहीं, इन्फेंसी के अंदर चूंकि बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो इतनी जल्दी स्पॉइल नहीं होता बच्चा। अगर आप उसको अटेंड करो तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्पॉइल हो जाएगा, टेंट्रम ज़्यादा करने लगेगा, बल्कि आपको चाहिए कि शुरू में इन्फेंसी के अंदर एटलीस्ट फर्स्ट 2 इयर्स में कि आप खुद से जाके उसको फ़ौरन से अटेंड करो ताकि वो उसका रोना जो रोना है वो उसका ख़त्म हो जाए, उसके स्ट्रेस हार्मोन जो है कम से कम रिलीज हो। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो उसकी ग्रोथ अफेक्ट होती है। तो इंतज़ार ना करें कि बच्चा खुद ही सूद हो जाए, बल्कि आप जाके उसको एक्टिवली उसको सूद करें।
और जो पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सिखाते हैं, हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स फराहम करते हैं बच्चों को जब बच्चे टेंट्रम शो करते हैं कि क्या क्या आप कर सकते हो क्या क्या नहीं कर सकते, फर्म लिमिट सेट करते हैं, तो बच्चों की इमोशनल रेगुलेशन ज़्यादा अच्छी डेवलप होती है, वो उनकी जाके जो कि रिफ्लेक्ट होती है प्री स्कूल की परफॉर्मेंस के अंदर। तो क्या पता चलता है कि आप बच्चों से निगोशिएट करना सीखें, इमोशनल्स को किस तरह से रेगुलेट करना है वो सिखाएं उनको, उनसे डिस्कस करें, ऑल्टरनेट्स दिखाएं उनको। बच्चा कोई टेंट्रम शो कर रहा है तो उनको जिद नहीं मान लें बल्कि ऑल्टरनेट्स उनके साथ निगोशिएट करें। अब आप अपने आप को पेरेंट्स के रोल में अस्यूम करें कि आप पेरेंट हैं एक 8 महीने के बच्चे के, और वो बच्चा आपका रात भर उठ के आपको सोने नहीं देता और तंग करता है। तो बीइंग अ पेरेंट और यूटिलाइजिंग ऑल योर चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडीज़, किस तरह से आप इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, इसका आप जवाब मुझे गूगल क्लासरूम पे डिस्कस करके देंगे। ये प्रॉम्प्ट मैं गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा ताकि उस पर आप डिस्कस करें और अपनी स्ट्रेटजीज वहाँ पे शेयर करें अपने क्लास फेलोज के साथ। अब चलते हैं अर्ली चाइल्डहुड की तरफ। एक्सप्रेसिंग इमोशंस की अगर हम बात करें तो प्राइड एंड गिल्ट जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं इस अर्ली चाइल्डहुड की एज में, और पेरेंट्स का बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है उनको। पेरेंट्स की पेरेंटिंग डिटरमिन करती है कि क्या वो हेल्दी कंस्ट्रक्टिव सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस फील कर रहे हैं या डिस्ट्रक्टिव अनहेल्दी सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस फील कर रहे हैं। और पेरेंट्स के फीडबैक डिटरमिन करता है कि उनके सेल्फ अवेयरनेस नेगेटिव डेवलप होती है, अपने बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट पुअर डेवलप होता है, या एडिकेट हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। अब वो किस तरह से, मिसाल के तौर पे बच्चा कोई काम करता है और पेरेंट्स उसको फीडबैक देते हैं, वो किस तरह से फीडबैक देते हैं, क्या वो ऐसा फीडबैक होता है जिसके नतीजे में बच्चा शेम फील करे, गिल्ट फील करे, या वो ऐसा फीडबैक होता है कि बच्चा अपने एक्शंस को करेक्ट कर सके। मिसाल के तौर पे अगर पेरेंट्स हार्शली ट्रीट करें बच्चे को, ये तुमने क्या कर दिया, तुमसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तुम तो बहुत ही गंदे बच्चे हो, इस तरह से नहीं करते अच्छे बच्चे, तो बच्चे शेम फील करते हैं और उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट नेगेटिव डेवलप होता है, जिससे उनकी सेल्फ स्टीम भी लो होती है। ऑन द अदर हैंड पेरेंट्स अगर करेक्टिव फीडबैक देते हैं कि बेटा इस तरह से आपने किया, बेहतर तरीका इसको करने का इस तरह से होता है, समझाते हैं और उनको गाइड करते हैं, तो बच्चों का के अंदर एक हेल्दी सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस डेवलप होते हैं, जो कि उनके अंदर परसिवियरेंस और टास्क को, चैलेंजेस को ओवरकम करने का एक जज्बा उनके अंदर डेवलप होता है। तो पेरेंट्स की पेरेंटिंग डिटरमिन करती है कि बच्चे की डेवलपमेंट इमोशनल किस तरह से होगी। अब इंटेंस शेम या इंटेंस फीलिंग्स ऑफ गिल्ट जो है एसोसिएटेड है पर्सनल इनएडिक्वेसी से, मैल एडजस्टमेंट से। जिन बच्चों की पेरेंटिंग हार्श होती है, क्रिटिकल होती है, उन बच्चों के अंदर शेम ज़्यादा होता है, फिर वो अपने आप को इनएडिक्वेट और इनकम्पिटेंट फील करते हैं, सेल्फ स्टीम लो होती है, तो जिसके नतीजे में उनकी मैल एडजस्टमेंट होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, डिस्टर्बेंस का शिकार होते हैं, रिलेशनल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। इस तरह से लोग बड़े होकर भी, एडल्टहुड में भी, और बचपन से ही ये इस तरह से उनकी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स सामने आना शुरू हो जाती हैं। इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होना शुरू हो जाती है यहाँ से, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। किस तरह से कि वो ज़्यादा बेहतर पिक कर पाते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों के इमोशंस, फेशियल एक्सप्रेशन से या वॉइस टोन से। और जिन बच्चों की इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है उनकी सोशल कॉम्पिटेंस भी बेहतर होती है। किस तरह से कि स्टडी की गई थी जिसमें बच्चे को एक गेम से निकाल दिया गया था, तो वो बच्चे जो पिक कर पा रहे थे कि ये बच्चा सैड फील कर रहा होगा गेम से निकाले जाने के बाद, उनकी सोशल कॉम्पिटेंस बेहतर थी। सोशल कॉम्पिटेंस से क्या मुराद है कि वो उसको कंसोल कर रहे थे, उस जाके उस पर्सन को, वो ये समझ पा रहे थे कि चूंकि ये सैड फील कर रहा होगा तो वो उसको जाके जिस तरह से दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं उस तरह से उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस लिंक्ड है सोशल कॉम्पिटेंस से। और जो बच्चे नहीं पिक कर पा रहे थे ये बच्चा कौन सा इमोशन फील कर रहा होगा गेम से निकाले जाने के बाद, उनके अंदर सोशल कॉम्पिटेंस भी ज़ाहिर नहीं थी, वो जब अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे थे तो वो सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे उस बच्चे को। और नेगेटिवली रिलेटेड किस तरह से इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, सोशलाइज इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम्स है जिसमें एंग्जाइटी या एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम, अग्रेशन शामिल हैं।
जो बच्चे इमोशंस को नहीं पिक कर पाते, या तो वो एंग्जाइटी का शिकार होते हैं या अग्रेशन का शिकार होते हैं। और पॉजिटिवली रिलेटेड टू प्रो सोशल बिहेवियर, जिनकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, वो प्रो सोशल ज़्यादा होते हैं, हेल्पिंग ज़्यादा होते हैं, सपोर्टिव ज़्यादा होते हैं, जिस तरह से हमने ऊपर वाली एग्जाम्पल में देखा। इमोशनल वोकेबलरी भी इसमें इस एज में जाके इम्प्रूव होना शुरू होती है, जिससे मज़ीद उनकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। 4 से 5 साल की उम्र में बच्चे करेक्टली जज करना शुरू कर देते हैं कि इमोशन के पीछे कॉज क्या है। अगर कोई हैप्पी है तो वो क्यों हैप्पी है, अगर कोई सैड है तो क्यों सैड है। बच्चे इस तरह की रीजनिंग करेक्टली करते हैं। प्री स्कूलर्स फिर इमोशंस और बिहेवियर के बीच में जो लिंक है उसको समझना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई पर्सन कोई इमोशन फील कर रहा है तो वो क्या करेगा नेक्स्ट, उसके इमोशन की बेस पे ये प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई उनका दोस्त एंग्री है तो वो ये प्रिडिक्ट करेंगे कि अब ये मारेगा या अब ये कुछ और करेगा इसके एंगर के नतीजे में। अगर कोई शख्स जो है हैप्पी है तो अब वो क्या करेगा। मिसाल के तौर पे एक स्टडी की गई थी जिसमें बच्चों से प्रिडिक्शन कराई गई थी इमोशन की। तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि जो एंग्री एंग्री पर्सन्स थे वो उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि अब ये मारेंगे, या अगर कोई हैप्पी पर्सन्स थे तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि अब ये शेयर करेंगे अपना टॉय या जो मिल के खेलेंगे। इस तरह से प्रिडिक्शन करना शुरू कर देते हैं वो इमोशंस की बेस पे। थिंकिंग और फीलिंग के बीच में लिंक को समझते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर उनको कोई इमोशंस कोई नेगेटिव इवेंट याद दिलाया जाए तो उसके बाद पूछा जाए कि अब ये क्या फील कर रहा होगा, तो वो बताएंगे कि ये सैड फील कर रहा होगा। तो इससे पता ये चलता है कि थॉट्स और फीलिंग का जो कनेक्शन है वो बच्चे इस एज में अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। और फिर अगर वो किसी को सैड देखते हैं अपने जानने वालों में तो फिर उसके उसकी सैडनेस को वो दूर करने की कोशिश भी करते हैं। जैसे मदर अगर बच्चे देखते हैं कि सैड है तो वो जाके उससे बात करते हैं, उसको हक करते हैं ताकि उसकी मदर की सैडनेस दूर हो जाए। इमोशन रेगुलेशन स्ट्रेटजीज फिर इम्प्रूव होना शुरू होती हैं। अब चूंकि लैंग्वेज भी उनकी डेवलप होती चली जा रही होती है तो वो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं इमोशनल रेगुलेशन के अंदर। जिन चीज़ों पे वो पहले एक्ट आउट करते थे बच्चे, अब लैंग्वेज का सहारा लेते हैं अपने इमोशंस को कम्युनिकेट करने के लिए ताकि उनके इमोशंस काम हो जाएं। 3 से 4 साल की उम्र में प्री स्कूलर्स जो हैं वर्बलाइज करते हैं अपने इमोशन रेगुलेशन स्ट्रेटजीज। मिसाल के तौर पे जब वो इमोशंस फील करते हैं तो वो ये बता सकते हैं कि वो किस तरह से उनको काम डाउन करते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चे जैसे जबकि कोई फ्राइटनिंग स्टिमुलस देखते हैं तो वो अपने चेहरे पे हाथ हाथ रख लेते हैं। तो इस इन स्ट्रेटजीज को फिर वो वर्बलाइज भी करते हैं कि किस तरह से वो इमोशंस को काम डाउन कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इमोशन रेगुलेशन वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से ऑब्जर्व करते हैं कि उनके पेरेंट्स किस तरह से इमोशन को अपने रेगुलेट करते हैं। पेरेंट्स अगर शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं तो बच्चे भी उसी तरह से रेगुलेट करना सीखते हैं, अपने इमोशंस को एक्ट आउट करना सीखते हैं। और अगर पेरेंट्स कामली अपने इमोशन को हैंडल करते हैं और हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं इमोशन को रेगुलेट करने के लिए अपने, तो बच्चे भी उसी उन्हीं स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हैं। Have adjustment problems when parents dismiss children's feelings as unimportant and have difficulty controlling their own anger. Needless to say, जिन बच्चों के इमोशंस को पेरेंट्स इनवैलिडेट करते हैं, जिनको इम्पोर्टेंस नहीं देते या सप्रेस करते हैं। अगर कोई बच्चा एंगर फील कर रहा होता है तो बजाय इसके कि उसके एंगर को एक्नॉलेज करें, अंडरस्टैंड करें, उसको डिसमिस करते हैं कि तुम्हें एंगर नहीं फील करना चाहिए, नहीं फील करना चाहिए। ऐसे फीलिंग्स इनवैलिडेट होती हैं जो कि सप्रेस होती हैं चली जाती हैं, जो कि फिर बाद में साइकोपैथोलॉजी का कॉज बनती चली जाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें, उनको वैलिडेट करें, चाहे नेगेटिव फीलिंग्स ही क्यों ना हो। इमोशनल डेवलपमेंट इन मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड।
इमोशनल अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है। इम्प्रूव किस तरह से कि वो कॉम्प्लेक्स इमोशंस को समझना शुरू करते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों के, जिसमें जैसे हमने कहा था कि सेकेंडरी कुछ इमोशंस होते हैं जिसमें प्राइड शामिल है, शेम शामिल है, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। और अब उनके अपने जो सेकेंडरी इमोशंस होते हैं, पहले तो वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होते थे पेरेंट्स की उस फीडबैक का, लेकिन फिर वो इंटरनलाइज हो जाते हैं, बाद में फिर वो खुद जनरेट होते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ अदर्स। कोई गलत काम कर दिया जिसके पेरेंट्स उसको हार्शली ट्रीट करते थे, तो वो इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पेरेंट्स वो सेम इमोशन जनरेट होते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा इमोशन फील किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन एक वक्त में एक ही इमोशन फील कर रहा होता है, कॉम्प्लेक्स इमोशंस भी फील करते हैं, तो ये बच्चे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ अचीव करने के बाद ना सिर्फ खुशी फील होती है बल्कि एक तरह से सेंस ऑफ एंग्जाइटी भी होता है कि अब आगे जाके मुझे मज़ीद इम्प्रूव करना होगा। इस तरह के कॉम्प्लेक्स इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है उनके अंदर। इमोशंस और इवेंट्स के दरमियान लिंक को समझते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा सैड है तो उस सैडनेस को वो समझ सकता है कि वाई द पर्सन, के वो क्यों सैड फील कर रहा है। इस तरह की एसोसिएशंस की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती चली जाती है। पहले अगर कोई बच्चा एक्ट आउट कर रहा था अपने इमोशंस पे, तो अब अपने नेगेटिव इमोशंस को वो टोन डाउन करने की एबिलिटी डेवलप होती है। अगर कोई बच्चे का कोई क्लासमेट उसको गुस्सा दिला रहा है तो वो गुस्से में अब ज़रूरी नहीं है कि वो रिएक्ट करेगा, बल्कि उसके ऊपर काम रह सकने की एबिलिटी डेवलप होती है। इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन इम्प्रूव होती है किस तरह से कि वो अपने आप को किसी भी इमोशनल सेटबैक के बाद खुद से तसल्ली दे के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई स्कूल स्टूडेंट फेल हो गया किसी एग्ज़ाम में, तो वो अपने आप को खुद से तसल्ली दे सकता है कि कोई बात नहीं, कि मैं अब नेक्स्ट टाइम पे इसको ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करूँगा। तो इससे वो बेहतर अपने आप के अपने नेगेटिव इमोशंस को रेगुलेट कर सकता है। जेन्युइनली एम्पैथाइज करने की कैपेबिलिटी डेवलप होती है। अगर अपने किसी साथी को वो तकलीफ में देखते हैं तो उनके अंदर भी वो सेम इमोशन को फील करने की कैपेबिलिटी डेवलप होती है। इमोशन रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो 6 से 8 साल के बच्चे अपने इमोशन को एज इट इज़ कम्युनिकेट नहीं करते, बल्कि उनको पता ये चल जाता है कि हमें एज इट इज़ इमोशन को नहीं कम्युनिकेट करना, बल्कि उसको कम करके कम्युनिकेट करते हैं ताकि वो उनकी रिलेशनशिप स्मूथ चल सके। अगर एक्ट आउट कर देंगे, अगर अगर गुस्सा फील कर रहे हैं, एज इट इज़ गुस्सा एक्सप्रेस कर देंगे, तो इमोशन उनकी रिलेशनशिप्स अफेक्ट होंगी। इसलिए वो ये लर्न कर लेते हैं कि इमोशंस अगर वो इंटेंस फील भी कर रहे हैं तो उसको टोन डाउन करके एक्सप्रेस करना होता है ताकि स्मूथली फंक्शन कर सकें रिलेशनशिप्स के अंदर। और 10 साल की उम्र में बच्चे जो हैं प्रॉब्लम सेंटर्ड और इमोशन सेंटर्ड कोपिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ करना सीख लेते हैं। प्रॉब्लम सेंटर्ड कोपिंग क्या है कि अगर कोई बच्चा प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो एक्टिवली प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और किस किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। और दूसरी तरफ इमोशन फोकस कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं या इमोशन सेंटर्ड कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं, वो तब यूज़ करते हैं बच्चे जब उनको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम जो है उनके बस से बाहर है, तो वो बजाय प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अपने इमोशंस, जो डिस्ट्रेस जो कॉज हो रहा होता है उनको प्रॉब्लम की वजह से, उस डिस्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों स्ट्रेटजीज बच्चे 10 साल की उम्र में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और अगर ये स्ट्रेटजीज इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पा रहे होते हैं तो उनके अंदर इमोशनल सेल्फ एफिकेसी डेवलप होती है, जिसका मतलब है कि एक तरह से इन कंट्रोल ऑफ देयर इमोशन वो फील करते हैं कि उनके इमोशन उनके कंट्रोल में है, ना कि वो जो है उनके इमोशन उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सेंस ऑफ इमोशनल सेल्फ एफिकेसी डेवलप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका एक फेवरेबल सेल्फ इमेज डेवलप होता है, अपने बारे में हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, जिसकी वजह से एक ऑप्टिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू, एक फेवरेबल दुनिया के बारे में या दूसरों के बारे में फेवरेबल वर्ल्ड व्यू डेवलप होता है। इमोशनल डिस्प्ले रूल्स सीखते हैं।
जैसे कि इमोशंस फील कुछ कर रहे होते हैं लेकिन उसको प्रेजेंट किस तरह से करना है, ये एक आर्ट जो कि एडल्ट डेली लाइव्स में यूज़ कर रहे होते हैं मुसलसल, बच्चे भी यहाँ पे इमोशनल डिस्प्ले रूल्स को अडॉप्ट करना सीखते हैं कि इमोशंस को कब एक्सप्रेस करना है, कहाँ एक्सप्रेस करना है, किस तरह से एक्सप्रेस करना है या नहीं एक्सप्रेस करना, इस तरह के रूल सीखते हैं। अब पेरेंट्स ये इनकरेज करते हैं कि बच्चे नेगेटिव इमोशंस को अपने सप्रेस करें और पॉजिटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करें बाय मॉडलिंग या बाय रीइंफोर्समेंट। जैसे कि किसी हेल्दी इमोशन कोई बच्चा एक्सप्रेस कर रहा है तो उसको रीइंफोर्स करते हैं, अनहेल्दी इमोशन एक्सप्रेस करता है तो उसको पनिश करते हैं। तो बच्चे लर्न कर लेते हैं कि हमें कहाँ पे किस तरह से इमोशन को शो करना है जो कि हम इंटरनली फील कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे वो फील कर रहे हैं वैसा ही एक्सप्रेस भी करेंगे, इसलिए इनको इमोशनल डिस्प्ले रूल्स कहा जाता है। और बेबी बॉयज़ को जो है ये ट्रेनिंग ज़्यादा दी जाती है क्योंकि मेल्स आमतौर पे इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखते हैं और लड़कियां अपने इमोशंस को एक्टिवली रेगुलेट करती हैं और एक्सप्रेस करती हैं। तो ये ट्रेनिंग बचपन से ही पेरेंट्स इम्प्लिसिटली दे रहे होते हैं अपने बच्चों को। इसी वजह से मेल्स जो हैं एक स्टीरियोटाइप्स एसोसिएटेड होते हैं मेल्स के साथ कि वो काम होते हैं और ठंडे होते हैं और फीमेल्स इमोशनल होती हैं। ये स्टीरियोटाइप्स बचपन से ही हमारी पेरेंट्स की ट्रेनिंग का पार्ट होते हैं। 3 साल की एज में बच्चे अच्छे खासे स्किल्ड हो जाते हैं ऐसे इमोशंस को डिस्प्ले करने में जो कि वो नहीं फील कर रहे। मिसाल के तौर पे बच्चे को कोई ऐसा गिफ्ट दिया है जो उसको पसंद नहीं है, लेकिन चूंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि गिफ्ट पे एक अच्छा इमोशन डिस्प्ले करना होता है तो बच्चे एक फेक स्माइल वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। अब ये कल्चरल एक फिनोमेना है कि कल्चर्स डिफरेंट डिस्प्ले रूल्स को शेप करते हैं अपने बच्चों के अंदर। कुछ कल्चर्स जो हैं नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करते हैं और यही इनकरेज करते हैं कि बच्चे नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करें, ना डिस्प्ले करें। बाज़ कल्चर जो हैं एक्टिवली प्रोमोट करते हैं कि बच्चे नेगेटिव इमोशंस को डिस्प्ले करें। अब डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से ये उनकी टीचिंग्स डेवलप हुई हैं। अब जैसे कि 1998 में कॉल एंड टैमेंग ने दो कल्चर्स को स्टडी किया था, हिंदू कल्चर्स को और बुद्धिस्ट कल्चर को। जैसे कि बुद्धिस्ट का हमें पता है कि वो कूल और काम उनकी एक तरह की मजहबी प्रैक्टिसेस होती हैं, तो बच्चों के अंदर भी इसी तरह से कूल और काम रहने की तरकीबें जो है वो इनकलकेट करते हैं, टीचिंग्स को इनकलकेट करते हैं। और दूसरे जानिब हिंदू कल्चर्स को स्टडी किया गया था जो कि इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं है। तो बच्चों को कुछ नेगेटिवली चार्ज सिचुएशंस दिखाई गई थी, जैसे कि कोई अडल्ट बच्चे को मार रहा था, फिर बच्चों से जवाब में पूछा गया था कि वो कैसा इमोशन फील कर रहे हैं। तो रेड लाइन जो ये है इंडिकेट कर रही है कि एंगर एंगर फील कर रहे हैं बच्चे, ये एक्सप्रेस कर रहे हैं। येलो लाइन जो है, येलो बार्स इंडिकेट कर रही हैं कि जस्ट ओके फील कर रहे हैं। और यहाँ पे हिंदू ग्रुप है, यहाँ पे बुद्धिस्ट ग्रुप है। तो आप देख सकते हो कि बुद्धिस्ट ग्रुप में बच्चे जो है नेगेटिवली चार्ज इमोशन पे जस्ट ओके की फीलिंग को रिपोर्ट कर रहे हैं और एंगर वाली फीलिंग को सप्रेस कर रहे हैं। सिर्फ 20 से लेस परसेंट बच्चे यहाँ पे सिर्फ एंगर को शो कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड हिंदू बच्चे लेस देन 40 कह रहे हैं कि एंगर फील करूंगा मैं इस सिचुएशन में, और जस्ट ओके कह रहे हैं लेस देन 20%। तो पता ये चलता है कि कल्चर्स शेप करते हैं कि किस तरह के इमोशंस को डिस्प्ले करना है और किस तरह के इमोशंस को सप्रेस करना है। साइकोलॉजिस्ट का एक खासा ये होता है कि उनकी रिफ्लेक्शन की एबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है इंट्रोस्पेक्शन की। तो अब आपका एक और टास्क ये है कि आप अपनी अपनी इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटजीज को एनालाइज करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे और फिर डिस्कस करोगे कि आपकी सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटजीज क्या हैं और किस तरह से आप रिएक्ट करते हो। कोई एग्जांपल्स बताओगे कि आपने किस तरह से रिएक्ट किया था किसी नेगेटिवली चार्ज इमोशंस पे, और आपकी अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस, आपका अपना फैमिली बैकग्राउंड का क्या रोल है आपकी इमोशनल रेगुलेशन स्ट्रेटजीज को शेप करने में।